अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, मुल्क में 8 फरवरी को आम इंतखाबात मुनक़्क़िद करने के ऐलान के साथ ही सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। कहीं अवाम को नई प्लेट में सजाकर पुराने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, कहीं नए सियासी दोस्तों से ताल्लुकात इस्तवार करने की बातें हो रही हैं, तो कहीं माजी के सियासी राइवल से हाथ मिलाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में जो सबसे पहले अलायंस सामने आई है वो है मुस्लिम लीग नून और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दरमियान। MQM पाकिस्तान ने लाहौर में मुस्लिम लीग नून की क़यादत से एक मुलाकात की, अपने इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान किया, जिसे 2024 के आम इंतखाबात के लिए सीट एडजस्टमेंट का नाम दिया गया है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में भी कदम जमाने के लिए मुस्लिम लीग नून का बाप पार्टी को साथ मिलाने का इम्कान है। नवाज शरीफ का दौरा बलूचिस्तान मुतवक्के है और इस दौरान नवाज शरीफ की कुछ इलेक्टेबल से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं और फिर BAP के साथ बाज़ाब्ता इत्तेहाद का ऐलान भी किया जाएगा। ये खबरें भी सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी है, उसने अपने मुखालिफिन का खैर मकदम किया है। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि वो मुखालिफिन का मुकाबला करेंगे, मगर सवाल यह है कि दोनों जमातों यानी नून लीग और MQM का मिलकर फरवरी 2024 के इंतखाबात लड़ना मुस्लिम लीग नून और MQM दोनों में से ज़्यादा किसके हक़ में है? फिर ये कि क्या ये इत्तेहाद सिंध में पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ा सकता है? पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के लिए हमदर्दी का इजहार कर रही है गाहे बगाहे, और बज़ाहिर इसकी वजह यही लगती है कि वो PTI के साथ मिलकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करना चाहती है। तो ये अप्रोच पीपल्स पार्टी के लिए सियासी तौर पर कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले इस वेला में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नजम साकिब साहब, राखालिद साहब और डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजम साकिब साहब, सबसे पहले तो इस इत्तेहाद को क्या नाम दें? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कह दिया कि ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, हमने सिर्फ कंसेंसस किया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी मिलकर इलेक्शन भी हमने नहीं लड़ना, हुकूमत के किसमें कितना हिस्सा होगा ये भी हमने तय नहीं किया है। तो फिर ये इस इत्तेहाद को आप इंटरप्रेट करेंगे कैसे? वो किस लिहाज से उन्होंने क्या सोच के इत्तेहाद किया? देखिए रामीन, आपने अपने इंट्रो में इतनी सारी बातें की हैं और वो सारी की सारी बातों ने जो मुझ पे इम्पैक्ट आया है, और बिल्कुल ठीक बातें आपने की हैं, और वो इम्पैक्ट ये है कि मतला सियासत का अभी अबर आलूद है। अच्छा, मैं दोबारा से कहता हूँ, सियासत का मतला अबर आलूद है। थोड़ी सी धूप निकली हुई है जिसमें मुझे जो नज़र आ रहा है वो फौरी तौर पे आपसे बात करते हैं और उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। नज़र ये आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब के अरेस्ट वारंट जो हैं वो यानी ख़त्म कर दिए गए और उसके बाद उनके तमाम जो मनकूला और गैर मनकूला जायदादें थी वो अनफ्रीज हो गई। इसका मतलब ये है कि मैदान हमवार हो गया है। पीपल्स पार्टी जो है वो उनको खदशा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर लाहौर से नहीं बनने देंगे और जो 8 फरवरी का सूरज है वो तुलू होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वजीर आजम बनने से, या इस किस्म की बात। जी जी। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं PTI को, जिनको अभी तक ये पता ही नहीं है कि जब वो मैदान में उतरेंगे इलेक्शन के लिए तो उनके जो कायद हैं जो जेल में हैं इस वक्त, वो उसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे। दूसरी तरफ हमें छोटी छोटी पार्टियां, कुछ नई पार्टियां, कुछ इस्तेहकाम देती हुई मुल्क को वो नजर आ रही हैं। तो मतला जो है वो थोड़ा सा अबर आलूद है। लेकिन जिस अलायंस की आपने बात की है ना, मुझे लगता है कि ये सारी इस वक्त की शोशा है, इसके अंदर हकीकत इसलिए नहीं है कि इस तरह की चीजें बनती हैं इलेक्शन के बाद। ये प्री इलेक्शन वाली जो चीज है पाकिस्तान में, ये बड़ी यानी अनोखी सी बात होती है, और उसमें ये है कि पहले पता तो लगे कि कौन सी पार्टी की कितनी सीटें हैं, सही बात है, प्रोविंस में कितनी हैं, यानी फेडरल में कितनी हैं, और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि हमने किस पार्टी के साथ। याद रहे कि पिछले 2 महीने से मैं और राव साहब और हम सब इस चीज की बात कर रहे हैं कि हुकूमत कोalition की बनेगी। अगर मखलूत बनेगी तो उसमें जो मेजर पार्टी होगी उसी के साथ MQM जाएगी, उसी के साथ इस्तेहकाम पार्टी चाहेगी कि बीच में आ जाए, उसी के साथ मौलाना फजलुर रहमान भी जाएंगे, क्योंकि असल मकसद जो है वो है हुकूमत करना, मिनिस्ट्री लेनी, और उसके बाद जो है वो थोड़े से ऐश वगैरह करने। अब ये है कि नवंबर है अभी 2-3 महीने बाकी हैं। इस तरह का जो मतला है, जो अबरालूद मैंने आपसे कहा, ये थोड़ा सा जारी रहेगा, धूप आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगी। लेकिन जो इस वक्त शवाहिद मिल रहे हैं उसमें यही मिल रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लायंस शेयर होगा। बड़ा शेयर जो है वो
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा, ठीक है। और उसमें जो दीवार के पीछे हो रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूं, जो दीवार के आगे है, पसे दीवार क्या है उसका अभी तक कम से कम पीपल्स पार्टी को सही तरह से पता अंदाजा नहीं चला। इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं वू करने की, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि ल्योर करने की मुख्तलिफ पार्टियों को, और उनको अच्छी तरह से ये पता है कि MQM जो है वो बात करेगी नून लीग के साथ, लेकिन अंदर से हो सकता है कि टेलीफोन उनको पीपल्स पार्टी का भी चला जाए। अच्छा? क्योंकि मकसद ये नहीं है कि किस पार्टी का साथ देना है, मकसद ये है कि कौन सी पार्टी ज्यादा वोट लेगी, हुकूमत बनाएगी, उसके साथ जाना है। तो वो तो अभी वक्त जो है रामीन बहुत दूर है। सही बात है। राव खालिद साहब, ये जो प्री इलेक्शन इत्तेहाद की बात की नजमुल साकिब साहब ने, ये करने की मंतक एक तो क्या नजर आती है आपको, और फिर जरूरत क्या पड़ी है नून लीग को, क्योंकि ऐसी नजीर मिलती नहीं है कि इलेक्शन से पहले कोई अलायंसेस सामने आ जाए। देखिए, नज़ीर है लेकिन खाल खाल होती है, और उसकी कुछ रीज़न होती है, उसकी बैकग्राउंड होती है जिसकी वजह से ये होता है। ये बात दुरुस्त है कि इस किस्म के अलायंस हुकूमत बनाने के लिए अलायंस किए जाते हैं अगर वाज़ी अक्सरियत ना हो जी इलेक्शन के बाद। हाँ, मिसाल है 1988 की। 1988 की वजह क्या थी? IJI बनी, 9 जमातों का इत्तेहाद हुआ, इलेक्टोरल इत्तेहाद था, इलेक्शन लड़ने के लिए हुआ था। एक निशान पे उन्होंने, हल के निशान पे इलेक्शन लड़ा, एक झंडे पे इलेक्शन लड़ा जिस पे 9 सितारे बने हुए थे। राइट। उसकी वजह क्या थी? तकरीबन आप कह लें कि वो सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं अब जो अब हम देखते हैं सूरत हाल को। अच्छा। वजह ये थी कि रानी शहीद वापस आई थी, पॉपुलैरिटी बहुत थी बेनज़ीर भुट्टो की जी। और वो इलेक्शन सारे सर्वे और सारी चीज़ें यही बता रही थी कि वो इलेक्शन स्वीप कर जाएंगी और जीत जाएंगी। तो उसको तोड़ करने के लिए, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था उनको, पाकिस्तान में ना इस्टेब्लिशमेंट पसंद करती थी, ना ओवरऑल जो पॉलिटिकल लॉट जितनी मौजूद थी पाकिस्तान के अंदर, वो उनको बावजूद, क्योंकि उनके वालिद की तमाम सियासी जमातों से झगड़ा रहा था या उनके साथ वो समझते हमारे साथ ज्यादतियाँ की हैं उन्होंने, और उन्होंने तहरीक भी चलाई थी भुट्टो साहब को हटाने के लिए। जी जी। तो वो एक उनकी मुखासमत, सियासी मुखासमत चल रही थी पहले से, तो वो भी एक वजह थी। लेकिन असल वजह ये थी कि बेनज़ीर इक़्तिदार में ना आए, उसको रोकने के लिए इत्तेहाद बनाया गया। लेकिन MNA का इलेक्शन, जो नेशनल असेंबली का इलेक्शन थी, वो पीपल्स पार्टी जीत गई। और मुझे अखबार की सुर्खियां याद है, अगले दिन के बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, यानी जो रवायती किस्म के सियासतदान थे, पीर पगड़ा साहब, इस किस्म के सारे फारिग हो गए थे उसमें इलेक्शन में। अभी एग्जैक्टली वही सूरत हाल है। अब मसला ये है कि PDM की बुनियाद थी जो बनने की, वो वही खतरा था जो अब भी मौजूद है कि वो हम देखते हैं जब गवर्नमेंट बन गई PDM की, उनके जो बयानात आए, इस किस्म की बातें उन्होंने की कि हमें ये हो जाता, अगर ये गवर्नमेंट रहती तो इस तरह हो जाता, फलां बंदा इस पोस्ट पे आ जाता, फलां उस पे हो जाता, हम सारे जेल में होते। वो खतरा था, उसके पेश नज़र उन्होंने कहा हमने ये किया। अब भी वही खतरा मौजूद है। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी को वो खतरा नहीं लग रहा? हाथ बनेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो उस खतरे के साथ हमदर्दी कर रही है इस वक्त। लेकिन एक और वजह भी है इसकी रामीन जी, इस इत्तेहाद के बनने की एक और वजह यह है कि आपने जब एक प्रॉमिस्ड विक्ट्री या डिजायर्ड विक्ट्री लेनी है या दिलवानी है, तो उसके लिए ऐसा इत्तेहाद होना ज़रूरी है जिसको दिखाया जा सके कि देखिए इतनी जमातों का इत्तेहाद था, ये बड़े पॉपुलर थे, इनके वोट बैंक था, मिलके इन्होंने फतह हासिल कर ली। तो एक लॉजिकल उसको कंक्लूजन पे लेके जाना है आपने। नॉर्मल हालात में जो हम देखते हैं मे बी जेन्युइनली जीते, लेकिन अभी जो सूरत हाल नजर आती है उसमें यह है कि इंडिविजुअल पार्टी उस तरह से ये नहीं जीत सकती। ठीक है। अब उसके लिए इनको इत्तेहाद जमातें इकट्ठी करनी है, एक IJI बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, और ये PMLN के लिए ख़ास तौर पे बहुत बड़ा कह लें कि एक चैलेंज भी है, और ये उनके सोचने का भी एक मकाम है कि किस तरह से उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी लूज़ की है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मियाँ साहब की जो गैर हाजिरी थी 4 साल किसी भी बहाने से या जेन्युइन रीज़न की वजह से, उसने सबसे बड़ा डेंट डाला है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा इन्होंने गलती की, वो 16 माह की हुकूमत ऐसी सूरत हाल मिली जब वो कह रहे थे इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया। अगला स्टेप जो है वो, जब गवर्नमेंट अगर बन भी जाती है
तो आगे चल के ये मुआशी सूरत हाल के हवाले से क्या स्टेप्स ले सकते हैं। अभी जो सूरत हाल है जिसमें मुआशी इशारिये बेहतर होते नज़र आ रहे हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, एक पॉलिसी लेवल पॉलिसी डिसीजंस हुए हैं, क्या ये उनको आगे चेंज कर सकेंगे? ठीक है, इस मामले में तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो फिर इनको हुकूमत किस लिए लेनी है? इसीलिए लेनी है कि वो जो पार्टी है जिसके होते हुए इनको मसला था और जिसके दोबारा आने से इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, उसका रास्ता रोकना है। इसलिए जिस तरह भी होगा तो ये हुकूमत लेंगे। तो वो एक शेर पे मैं ख़त्म करूंगा, ये सारा कंक्लूड करूंगा कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत। वाह, आपने तो दरिया को कूजे में बंद कर दिया। नजमो साकिब साहब, यही सवाल आपकी तरफ, ये इन ऑप्टिक्स को आप कैसे देख रहे हैं? उन्हीं राइवल्स से हाथ मिलाना जिनको खुद कसूरवार ठहराते रहे, जिन पर तनकीद भी करते रहे। देखिए, जो इस वक्त हमें सूरत हाल नज़र आ रही है ना, उसमें एक एंगल उसका ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी भी तरीके से वो सारे जो पत्थर हैं वो समेटना चाहती है, जो कि शायद उन्होंने ही फेंके थे और अब उनको समेटने पड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे सेनेटर सादिया अब्बासी हाउस में खड़े होके ये कहती हैं कि वो जो जेल में हैं उनको बाहर क्यों नहीं लाते, और यानी जो पीटीआई के हैं, और फिर उसमें वो पता लगता है जी कि शिबली फराज वगैरह और शौकत तरीन वगैरह और इस तरह के जो लोग हैं वो इस वक्त जेल में क्यों हैं, उनको बाहर आना चाहिए। आप नोट करें कि इससे मिलती जुलती चीज़ ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी कुछ दिनों पहले कही कि जी आप किसी पार्टी के हाथ नहीं बांध सकते। अच्छा, अब ये दो बातें जो मैंने आपको बताई हैं, इसको अगर आप जोड़ के देखें तो आपको पता लगेगा कि डेस्परेशन का लेवल क्या है। डेस्परेशन का लेवल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये है कि वो जिसके बारे में वो कहते थे कि इसने हमारा ये कर दिया वो कर दिया और खान ने ये और खान वो और खान ये, अब उनको चूंकि पता लगा है कि चांस है कि वो हुकूमत बनाएंगे, हुकूमत मखलूत बनेगी, तो उसमें वो बिल्कुल तैयार हैं। ये जो दो मैंने, ये बड़े दो अहम लोग हैं इसके यानी नून के, इन दोनों ने मुझे एक इशारा दिया कि कल को अगर जेल से आवाज आती है या इधर से कोई पीटीआई का तर्जुमान कहता है कि जी बिल्कुल लब्बैक, तो वो बिस्मिल्लाह करके आप देखेंगे कि नून लीग के साथ बैठे हुए होंगे और सारी ये एडजस्टमेंट वगैरह हो रही होगी। अब ये है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि मतला बरालूद है, थोड़ी सी धूप निकल रही है, कुछ इशारे मिल रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे, हम यही बात कर रहे थे कि जो पुराने राइवल्स थे अब उनके साथ हाथ मिलाए जा रहे हैं, ऑप्टिक्स कैसे हैं, या फिर अब हम ये सवाल ये बहस छोड़ ही दें, सियासत है यही चलता है, पीडीएम में भी यही हो रहा था, अब भी यही हो रहा है? देखिए, मैं कह रहा था कि मैं इसको खुशाइंद इसलिए समझता हूँ कि हमें अपने सियासी निज़ाम और मिजाज और कल्चर को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना चाहिए। पहली बात यह है कि पाकिस्तान में जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो नजरियात पे तो होती नहीं है। नंबर वन, इट इज बेसिकली पावर पॉलिटिक्स, पावर में आना है, और पावर के हवाले से तमाम जमातें जो हैं उनका किसी भी एथनिसिटी और इलाके और जमात और खित्ते से ताल्लुक हो, वो बुनियादी तौर पे पावर पॉलिटिक्स करती हैं और प्रैग्मेटिक अलायंसेस बनाती हैं। तो ये वाली बात कि जी वो पीडीएम में एक और जमात के साथ थी, तो उस वक्त उनका जो बयानिया था वो उनके पावर पॉलिटिक्स के इंटरेस्ट या कंपल्शन को रिफ्लेक्ट करता था। इस वक्त जो बुनियादी बात है एमक्यूएम के नून के साथ इल्हाक की, आपको लॉजिक बिल्कुल सामने नजर आती है, जिसको मैकियावेलियन पॉलिटिक्स में कहते हैं एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड। देखें, क्योंकि पंजाब की बड़ी पार्टी है नून लीग, और आपको पता है कि सिंध की जो रूरल सपोर्ट है वो पीपल्स पार्टी इंजॉय करती है, तो अर्बन सिंध का वोट जो है वो मैं समझता हूं कि उसकी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी अपने आप को एमक्यूएम गर्दानती है। तो एमक्यूएम नहीं चाहती कि सिंध के अंदर अर्बन वोट जो है वो एक्चुअली जो जोड़ पड़ेगा इलेक्शन में सिंध के अंदर वोट में, वो अर्बन और रूरल में इस तरह पड़ेगा कि हैदराबाद और कराची में एमक्यूएम की पूरी कोशिश होगी कि वो पीपल्स पार्टी को के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को चैलेंज करे, जो कि उन्होंने अपने मेयर वगैरह के जरिए से बढ़ाने की कोशिश की है। जबकि
दूसरी तरफ MQM ये चाहती है कि वो थोड़ा सा इनरोड मेक करे रूरल साइड पे भी, तो उसके साथ साथ जब पंजाब के साथ उनका एक कोलिशन बनना एक फितरी अलायंस इस वक्त नजर आता है, ताकि क्योंकि उन दोनों का जो मेन कंपेटिटर इस वक्त है वो पीपल्स पार्टी है, इसलिए क्योंकि अभी तक PTI का फ्यूचर जो है वो क्लियर नहीं है, ना उनकी सीट एलोकेशन, नॉमिनेशन, सीट एडजस्टमेंट, ये तमाम मामलात अभी एम्बिगुअस हैं। राइट। राव खालिद साहब, मैकेवेलियन सियासत की बात की डॉक्टर साहब ने। मैकेवेलियन सियासत के लिए तो आसिफ अली जरदारी साहब मशहूर थे, वो अब क्या उनके साथ कोई हाथ हो गया है, एश्योरेंसेस नहीं मिली हैं, क्या हुआ है? और फिर ये बयान बिलावल भुट्टो का कि किंग्स पार्टीज तो आती रहती हैं, नून लीग को उन्होंने किंग्स पार्टी कह दिया है, वो कह रहे हैं कि वही हाल होगा जो 2008 में हुआ था। आप किस तरह से देख रहे हैं स्टेटमेंट को? क्या अभी भी कोई उम्मीद है उन्हें? बिल्कुल दुरुस्त कहा डॉक्टर साहब ने। और लेकिन एक चीज़ हम ये भी देखते हैं अपनी हिस्ट्री में कि जब किसी ने चाहे गलत या सही या आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई नज़रिया या उसकी बुनियाद पे कुछ सियासत की, उसको सपोर्ट भी मिली है। भुट्टो साहब का फिनोमेना हम देखते हैं, अभी PTI में हम देखते हैं। तो ये बहरहाल लोग माइल होते हैं नज़रिए की तरफ, लेकिन इलेक्शन जो हमारे होते हैं उनके नतायज उस नज़रिए की सियासत को सपोर्ट नहीं करते। तो ऑब्वियसली फिर पार्टीज़ के लिए ऑप्शन क्या है, वो देखते हैं कि किस तरह से जीता जा सकता है, अलायंस बना के जीता जा सकता है, किसी खास इत्तेहाद में जाके जीता जा सकता है, किसी खास स्पोर्ट से जीता जा सकता है। वो फिर जाहिर वही सहारे भी ढूंढते हैं और अलायंसेस भी बनाते हैं उस तरह से। जहाँ तक सिंध की पॉलिटिक्स की बात है, ये रूरल और अर्बन का बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब ने फरमाया। जो रूरल एरियाज है ना, अगर GDA के साथ PMLN का इत्तेहाद हो जाता है तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के लिए खासी मुश्किल हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि अर्बन में MQM का इन्फ्लुएंस है, लेकिन उतना नहीं है जितना किसी ज़माने में होता था। अगर उसका वोटर वापस आता है इस बुनियाद पे कि शायद MQM को गवर्नमेंट में हिस्सा मिलने जा रहा है या हुकूमत बना अगली जो बन रही है उसमें MQM भी हिस्सा होगी, उस बुनियाद पे अगर कोई उनको सपोर्ट मिल जाती ठीक है, वरना बुनियादी तौर पे जमात इस्लामी और PTI का जो अगर इत्तेहाद वहाँ पे हो जाता है अर्बन एरियाज़ में, तो वो मेरा ख्याल है ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर उनको खुल के खेलने का मौका दिया गया। रूरल एरियाज़ में बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। GDA जो है उसका इन्फ्लुएंस है रूरल एरिया में और अच्छा इन्फ्लुएंस है। इवन 2018 के इलेक्शन में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। समहाउ कहीं पे कोई अंडरस्टैंडिंग हुई और वो उनको ज़रा कह दिया गया कि आप ज़रा पीछे बैठ जाएं अब थोड़े अरसे के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बनाएगी। अदरवाइज वो इफ़ेक्टिव हैं। वो अलायंस ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा पीपल्स पार्टी को, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जितनी कंस्टिट्यूंसीज में इन्फ्लुएंस है वो सारा रूरल एरियाज़ हैं। उसमें शहरी इलाकों में उनका उस तरह से कुछ शक्कर में है, थोड़ा बहुत उस तरह से नहीं है। अगरचे कराची में मेयर शेयर बनाने में कामयाब हो गए, लेकिन वो वाला इन्फ्लुएंस वहाँ पे भी नहीं है उनका। तो आप देखते हैं पिछले इलेक्शन में लियारी से बिलावल साहब हार गए थे, जो गढ़ होता था किसी ज़माने पीपल्स पार्टी का। तो इसलिए ये GDA वाला जो अगर मियाँ साहब कामयाब हो जाते हैं GDA के साथ अलायंस बनाने में और GDA उसी तरह इंटेक्ट रहती है, इफेक्टिवली चलती है, तो पीपल्स पार्टी के लिए चैलेंज होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब गवर्नमेंट बनेगी तो वजह वही है, फिर इनके इकट्ठे होने की एक ही वजह है और उसी वजह से ये दोबारा इकट्ठे होंगे और हुकूमत भी मिलकर ही चलाएंगे। ठीक है, नजमुल साकिब साहब आप कमेंट करना चाह रहे हैं, फिर मुझे डॉक्टर साहब की तरफ जाना, आप कर दीजिए कमेंट। सिर्फ एक छोटा सा कमेंट है कि हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं कि जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहती जी। इसी तरह से हम ये सुनते आ रहे हैं कि पंजाब में और ख़ासतौर पे लाहौर वगैरह में नून जो है वो अपना असर रसूख या अपना जो उनका वो है हिसाब किताब उसको वो चाहते हैं कि ना उनसे छिने। इस वक्त जो सूरत हाल है वो एक सवाल जरदारी साहब के सामने ये भी है कि अगर ये इस तरह की कोई प्री इलेक्शन या पोस्ट इलेक्शन बात बनती है तो क्या होगा। अभी ज़िमनी इंतखाब में तो उन्होंने पता लगा हमें कि भुट्टो अभी तक जिंदा है सिंध में ना, जी। और उसमें ना सिर्फ जिंदा है बल्कि गूंज रहा है। अब उसमें जो चीज़ आ गई है कि अगर जो हवा चल पड़ी है क्या ये कहीं इस जिंदा भुट्टो को एक तरफ तो नहीं कर देगी। तो एक तरफ उनका ये है कि ये बिलावल साहब को हमने प्राइम मिनिस्टर बनाना है, हमने जीतना है वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ उनको एक खदशा ये भी है कि क्या ये पहली दफा होगी
कि सिंध जो है वो उनके हाथ से निकल जाएगा। अच्छा ये बड़ी प्रिकेरियस सी सिचुएशन है, लेकिन नोइंग जरदारी साहब मुझे लगता है कि इसका इलाज एज वी स्पीक, इस चीज का, इस मखमसे का इलाज वो इस वक्त कर रहे हैं। और कुछ दिनों बाद शायद हमें पता चले कि उन्होंने भी कुछ तीर छोड़े हैं, कुछ पार्टीज को दाएं बाएं से मिलाने की, जिस तरह जीडीए की राव साहब ने बात की है कि, और एमक्यूएम का याद रहे कि इल्हाक नहीं हुआ, वो आए मीटिंग की और उसके बाद हुआ जी के अलायंस बन गई। साथ ही एमक्यूएम से आया कि जी हमने इल्हाक नहीं किया। अभी तो सिर्फ सीट एडजस्टमेंट की बात हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एमक्यूएम को आप यूं ना समझें कि नून की गोद में वो बैठ गई है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और इस चीज का जरदारी साहब को हमसे ज्यादा पता है। तो करना जो है इस वक्त जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ने कि सबसे पहले सिंध सिक्योर करना है, उसके बाद फिर नेशनल लेवल पे आना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, क्या वाकई कोई सरप्राइज आ सकता है सिंध में? अब जरदारी साहब की कोई स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। और दूसरा है कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि एमक्यूएम और नून लीग के अलायंस का पीपल्स पार्टी को फायदा होगा, वो ये किस पर्सपेक्टिव से कहना चाह रहा है? जी, मैं 3 मुख्तसरन बातें इस पे ये करूंगा कि देखें, जो नेचर ऑफ रूरल सिंध पॉलिटिक्स है ना, वो असल बात ये है कि चूंकि वो बरादरी सिस्टम के ऊपर होती है और जिम्मेदारी निज़ाम है और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, तो वहां पे एक स्विंग वोट है नहीं असल में। इसलिए किसी और पार्टी का, क्योंकि जो नेचर ऑफ रूरल सिंध वोट है उसको किसी और पार्टी का, पीपल्स पार्टी की जो गद्दी नशीन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे ले जाना मेरे लिए एक बड़ी हैरानगी की बात होगी, पहली बात। लेकिन कंप्लीटली एग्री करते हुए एम्बेसडर साहब की बात से, उसी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा कि जरदारी साहब, मुझे यूं लगता है कि वो रूरल सिंध तो उनका सॉर्ट ऑफ है ही गढ़, लेकिन वो साउथ पंजाब में और बलूचिस्तान में कुछ सीट एडजस्टमेंट्स की कोशिश कर रहे हैं। और अब देखना ये है कि वहां पे वो, क्योंकि ऑब्वियसली साउथ पंजाब में जो लॉस हुआ है पीटीआई का, या लैक ऑफ सपोर्ट है किसी हद तक नून लीग की, उसको वो जरूर एक्सप्लॉइट करने की चंद सीटों की सूरत में कोशिश करेंगे। और हाल ही में वो जो बलूचिस्तान भी गए थे, तो वो कोशिश मेरे ख्याल में रूरल सिंध प्लस सॉर्ट ऑफ वोट बैंक ही कर रहे हैं, जिसमें बलूचिस्तान और साउथ पंजाब खासतौर पे उनके टारगेट पे है। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त पर ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में मुक़ीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला जारी है। महकमा दाखिला KP की जानिब से बताया गया है कि अब तक 2 लाख से ज़्यादा गैर कानूनी गैर मुल्की वतन वापस लौट चुके हैं। अब इस हवाले से मुल्क के अंदर ही सियासी जमातों की जानिब से कुछ क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है। साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गैर कानूनी अफ़गान तारकीन वतन को अफ़गानिस्तान वापस भेजने के लिए जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं उन पर सख्त सवालात किए हैं। उन्होंने कहा है कि जी अवाम और दहशत गर्दों में फ़र्क रखना चाहिए। फिर 9 नवंबर को सेनेट का भी एक इजलास हुआ, इस पर बहस हुई और निगरान हुकूमत के फैसले पर ऐवान में मुख्तलिफ आरा सामने आई हैं। दफ्तर ख़ारिजा ने अलबत्ता पाकिस्तान में मुक़ीम गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन को मुल्क बदर करने के फैसले पर की जाने वाली तनकीद को मुस्तरद कर दिया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि ये इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ऐन मुताबिक हैं। तो फिर सवाल ये कि इस मामले पर सियासी बयानात क्या महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग के गर्ज से उठाए जा रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। नजमू साकिब साहब, पहले तो ये कि ये जो सवाल उठ रहा है कि इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक हैं कि नहीं, तो इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं रेफ्यूजीज़ के मामले पे, हमारे अपने डोमेस्टिक लॉज क्या कहते हैं, और इस तरह की सियासी बयानबाजियों को आप कैसे देख रहे हैं इस मौके पर? देखिए, जहाँ तक तो ये बात है कि इस पे इंटरनेशनल लॉज हैं कि नहीं हैं, तो हमें कुछ प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, हमें कुछ कन्वेंशंस मिलते हैं। एक जो बुनियादी बात जो पिछले दिनों UNHCR से आई और यूनाइटेड नेशन से आई, वो ये है कि जी आप जब ये तय कर लेते हैं कि कोई तारिक वतन है या वो आपके पास असाइलम लिया हुआ है या उसने आपको, यानी ये जो जिसको रेफ्यूजी कहते हैं, वो उसका स्टेटस उसका तयन हो चुका है,
तो वो एक ही सूरत में वापस जा सकता है, और वो सूरत ये है कि वो वॉलंटरी रिपैट्रिएशन पे राजी हो जाए, यानी अपनी मर्जी से वो अगर जाना चाहता है तब ही जा सकता है, और उसको जबरदस्ती आप नहीं भेज सकते। ये कुछ दिनों पहले हमें क्लैरिफाई किया यूएनएचसीआर ने, और यूनाइटेड नेशन से हमें इसकी क्लैरिफिकेशन आई। ठीक है। अब ये कि पाकिस्तान में कोई कानून ऐसा है, मेरे नॉलेज में नहीं है। मेरे नॉलेज में ऐसा कोई कानून पाकिस्तान में नहीं है जिसके तहत कि आप रेफ्यूजीज के साथ डील करें और उनसे देखें। कोई 1927 की बात कर रहा है, कोई पता नहीं कब की बात कर रहा है, प्री पार्टीशन में ये होता था, और फलाने प्रोटोकॉल को ले लें और फलाने उसको, यानी कन्वेंशन की मुताबिक ये है। असल चीज ये है कि ये फैसला हो चुका है। और आपके जो सवाल का दूसरा हिस्सा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त चूंकि निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत कर रही है। ये अलहदा बहस है कि वो अपने मैंडेट के मुताबिक कर रही है कि नहीं कर रही, ये बहस ये अलहदा है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक उसूली फैसला हुआ कि ये रेफ्यूजीज वापस जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे उसके अवामिल हैं। उसमें आपकी यानी दहशतगर्दी का हिसाब किताब है, उसमें आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। अब उसमें यह है कि ये जो बयान आपने बिलावल साहब का कहा है जी। ये एक इंतहाई दुश्वार बल्कि तकरीबन नामुमकिन बात है जो कि की गई है कि आप देखें कि ये अफगानी दहशतगर्द है तब इसको भेजें, और आम जो आपके रेफ्यूजीज हैं उनको ना भेजें। भाई आप तमीज कैसे करेंगे, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये दहशतगर्द है? क्योंकि अगर आप में ये ताकत होती, ये तो अमेरिका के पास भी नहीं है, अगर आपके पास ये ताकत होती कि ये दहशतगर्द है तो वो तो आपने वैसे ही पकड़ लिया होता। भाई असल में सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि नॉर्मली जब इलेक्शन शुरू होते हैं और इस तरह की एक रेल पेल शुरू होती है, सियासी बयानात आते हैं, तो उस वक्त कोई ऑपोजिशन, कोई गवर्नमेंट होती है जो कि जिसके आपने हर किए को कहना होता है जी ये गलत किया, वो गलत किया, वगैरह वगैरह। वो तो है ही नहीं। एक निगरान हुकूमत है, तो आप ज्यादा से ज्यादा यही करेंगे ना कि जो फैसले भी निगरान हुकूमत कर रही है उसकी आप जो कहें जी मुखालफत उसकी करनी है, मुखालफत बराए मुखालफत। मेरे ख्याल में होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि आप आए हैं इस मैदान में, यानी इलेक्शन के मैदान में, आप बात शुरू कीजिए, आप अपना को बयानिया दीजिए, आप हमें बताइए कि मुल्क को दरपेश जो इस वक्त दो संगीन मसाइल हैं, नंबर 1 आपकी मुआशी और इकोनॉमिक सूरत हाल, नंबर 2 ये दहशतगर्दी की लहर जो कि अभी बहुत ज्यादा सर उठा चुकी है। इन दो के लिए अगर आपकी पार्टी पावर में आ गई तो आप इन दोनों के बारे में क्या करेंगे? ये इनको करना चाहिए। चूंकि बना नहीं है ये, चूंकि अभी तक पता नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर सिर्फ एक चीज का ही हल, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ एक चीज का हल दे दें कि जी आपने महंगाई कैसे दूर करनी है। सिर्फ ये नहीं कि हम जब आएंगे, जिस तरह इस्तेहकाम पार्टी वालों ने कहा हम बिजली का ये कर देंगे, पानी का ये कर देंगे, गैस का ये कर देंगे और इतना फ्री और इतने यूनिट्स ये वो, ये नहीं। ठीक है, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, और वो कौन सी जंबील है उमर अय्यार की जिसमें से आप निकालेंगे कि भाई ये हल है आपके मुआशी मसाइल का, ये हल है दहशतगर्दी का। और सबसे बढ़ के आप फॉरेन पॉलिसी की तो बात ही नहीं अभी तक मेरे सुनने में आई कि एक फॉरेन पॉलिसी भी होती है आपकी, उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो बॉटम लाइन क्या निकली कि ये जो बात आपने की है कि जरदारी, ये जो बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात की है, इसके पीछे नेचुरली सियासत है। एक चीज याद रहे कि बहुत सारे हजारों अफगानी ऐसे हैं जिनके पास पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड मौजूद है जी, और वो वोट भी देंगे। और हो सकता है कि ये बात उनके लिए की गई है कि देखो भाई हमने तो आपका साथ दिया था। ये बराक ओबामा ने किया था, एक यानी खास वक्त आया था ना, तो वो क्यूबन यानी वोटर्स के पास जाकर उन्होंने कहा था कि मैं जब आऊंगा, जब मुझे इक्तदार मिलेगा, मैं क्यूबा के साथ ताल्लुकात अच्छे करूंगा, वगैरह वगैरह। तो इसमें एक जो अंदर छुपी हुई मुझे जो लहर नजर आई वो ये है कि वो अफगानी जिनके पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड है और वो वोट देने के अहल हैं, उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि जी ये देखें हमने इस बात के ऊपर कहा था कि जी नहीं आप, तो वो हजारों में है। तो ये सारी मिल मिला के जो चीज बनती है वो एक सियासी ही है, और वो बयानी अभी पूरी तरह से यानी एक मुनज्जम शक्ल में किसी भी पार्टी की तरफ से
हमारे सामने नहीं आए। राव खालिद साहब, ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्टेट नैरेटिव के ख़िलाफ़ बयानात देना सिर्फ अपने पैटी पॉलिटिकल नैरेटिव्स के लिए, क्योंकि और कुछ है नहीं देने को। आप क्या समझते हैं इस वक्त निगरान हुकूमत, ज़ाहिर है उसकी अंडर ये सब कुछ किया जा रहा है, वो क्या किरदार अदा कर सकती है कि पॉलिटिकल स्टेक्स को भी मिला ले साथ, उनको बिठाए जी, समझाएं ये चल रहा है, ये क्या कर सकता है? जी, ये बहुत बहुत बुनियादी बात आपने की है। ये इतना बड़ा स्टेप जब आप लेने जा रहे होते हैं या ले रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आप स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं और बाकी इदारे भी हैं, उनके साथ आप मुशावरत के साथ ये काम करते हैं और एकदम से आप इसको इस तरह से अनाउंस नहीं कर देते। ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो नजम साकिब साहब ने कही, मैं ज़रा उसको थोड़ा सा एड्रेस कर दूँ। चकज़ई साहब ने बड़ा इस पर वावेला मचाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने उधर बलूचिस्तान में। उसकी बुनियादी वजह वही है जो नजम साकिब साहब जिसकी निशानदेही कर रहे हैं। उनका एक स्कैंडल आया था बलूचिस्तान से कि उन्होंने पता नहीं कितने लाख अफगानियों के शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान में बनवाए और वोट करते हैं उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए उस जगह पे। तो वो ये एक फैक्टर है उस पर। लेकिन उससे बढ़ के एक और फैक्टर है, वो 2 माह से ये काम हो रहा है। अब अचानक क्या ऐसा हुआ कि पिछले हफ्ता 10 दिन में बहुत ज़्यादा शोर हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। तो उसकी बुनियादी वजह मैं पॉइंट आउट करता रहूँ पहले भी डिस्कशन में कि 2-3 किस्म के लोग हैं। एक तो रिफ्यूजीज़ हैं जो जिनका लीगल स्टेटस रिफ्यूजीज़ का है, उनको हम रिकग्नाइज भी करते हैं, उनके सारे इंतजाम भी उनके लिए सब कुछ है। एक है जो इलीगल आए हुए हैं आपके यहाँ, जो गैर कानूनी, तो वो किसी भी मुल्क में होंगे, वो यही सलूक होगा उनके साथ। कोई उनको रखने को तैयार नहीं होता, ना वो अकाउंट फॉर हो रहे होते हैं, आपके रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन अकाउंट फॉर नहीं हो रहे थे। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, बाकी मुल्कों में निस्बतन कम होते हैं इस किस्म के, लेकिन वो पकड़ते रहते हैं उनको। तो उनको पकड़ना जो है ना, वो कोई ऐसा इलीगल काम नहीं है, ना इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ना मुकामी लॉ के मुताबिक। वो इलीगल हैं, उनको अपना लीगल स्टेटस अगर इस्टेब्लिश कर लेते हैं ठीक है, अदरवाइज उनको आपने डिपोर्ट करना है। और हमारे यहाँ भी आते हैं बाहर से लोग जो इलीगल जाते हैं, पकड़ के वापस भेजते हैं पाकिस्तान में। फ्लाइट्स आती हैं पूरी 300 बंदों की। तो तीसरी कैटेगरी का मसला है असल, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज को ताज़ा जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, वो है वो 20,000 लोग जो अमेरिका और यूके में रिपैट्रिएट होने थे, जो एसेट्स हैं अमेरिका और बरतानिया के, जिन्होंने वापस जाना था, उनको आर्जी तौर पे यहाँ रखा है कि हम ले जाएंगे इनको। उनके वो जो प्रेशर आया, उसके बाद दोनों हुकूमतें भी एक्टिव हुई हैं, एम्बेसडर्स भी उनके मिले हैं और यूके ने तो अपना प्लान भी दे दिया। अब यूएस भी अगर अपना प्लान दे दे रिपैट्रिएशन का, तो ये मामला काफ़ी ठंडे पड़ जाएंगे। ज़्यादा मसाइल वहीं से आ रहे हैं और जो सियासी स्टेटमेंट्स आ रही हैं ख़ास तौर पे, वो उनकी हमदर्दी में आ रही हैं, कोई बाकी इतने बड़े नहीं आ रही। जो शनाख्ती कार्ड का मसला है वो सिर्फ चकज़ई साहब का सीरियस मसला है, उनके वाकई बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। तो बाकी लोगों का उस तरह से मसला नहीं है शनाख्ती कार्ड का, बाकी लोगों की और हमदर्दी है, वो किसी और वजह से वो ज्यादा शोर मचा रहे। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए, भले अभी थोड़ा सा वक्त गुजर गया, डेडलाइन भी खत्म होगी, पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड ले, उनसे बात करें और उनको बताएं कि ये क्यों जरूरी है ये सारे मामला। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है जो बिलावल भुट्टो ने इस मामले पर बयान दिया, वो वाकई उनका कोई जेन्युइन कंसर्न है या फिर ये पॉलिटिकल पॉइंट स्टोरिंग और वोट लेने का चक्कर है सारा? ये 2 मैं समझता हूँ कि अहम मामलात हैं, लेकिन 2-3 और वजूहात भी हैं मेरी राय में, जो मैं क्विकली आपसे शेयर कर लेता हूँ। देखिए, पहली बात ये है कि इसके कई बहुत अहम मामले के पहलू हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, एम्बेसडर साहब मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है रेफ्यूजीज का, वो पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी नहीं है। तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल नॉर्म्स तो हैं कि आप रेफ्यूजी का ख्याल रखें, लेकिन हमारे ऊपर कोई लीगल इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ऑब्लिगेशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं अभी जैसा राव साहब ने भी कहा, तो मैं एग्जैक्ट फिगर आपको दे देता हूँ। देखो कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है अमेरिकी दफ्तर खारजा, उसके रिकॉर्ड के मुताबिक पब्लिकली ये अवेलेबल फिगर है, 8,40,000 अफगान ने अमेरिका में अजाइलम या रीसेटलमेंट या वीजा अप्लाई किया हुआ है। अच्छा। 8,40,000 मैं आपको फिगर दे रहा हूँ। ठीक है। जबकि अगस्त 2021 से पिछले तकरीबन 2.5 साल के दौरान अमेरिकी दफ्तर खारजा ने सिर्फ 34,000 केसेस अभी तक प्रोसेस किए। तो देखें, अगर उनकी तरफ से सुस्त रवि है
तो उसका खमियाजा पाकिस्तान तो नहीं भुगत सही बात सकता। ये दूसरा पहलू है। ठीक है। तीसरा पहलू ये है कि देखिए हमने जो कुछ भी किया है वो हमने एक इंटरनल सिक्योरिटी के एक कंपल्शन की वजह से किया है, क्योंकि दहशतगर्दी में अभी आपके अबूरी वज़ीर आज़म ने जिस तरह बताया कि 500 गुना इजाफा हो गया है। तो भाई हमारी इंटरनल, ये बहुत अफसोसनाक पहलू है इस टॉपिक का, जो सबसे मेरे लिए एज अ पाकिस्तानी दुख का मुकाम है कि इंटरनल सिक्योरिटी के मामले के ऊपर आप इलेक्टोरल और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। और इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है, जिस तरह अतीक ज़ई साहब की बात हुई, मैं समझता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई पार्टीज जो कि एथनिक पॉलिटिक्स करती हैं, चाहे वो एएनपी हो या कोई और पार्टी हो, तो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से भी ये जो पॉइंट आया है, इसमें ये ख्वाहिश और कोशिश पिन्हा है कि जो एथनिक पॉलिटिक्स केपीके और बलूचिस्तान में जो पार्टीज करती हैं, उनके साथ उनको ये सिग्नल है, उनको ये मैसेज है कि फ्यूचर में अगर हमारी कोई सीट एडजस्टमेंट या कोलिशन बनता है तो हम आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि एथनिक पॉलिटिक्स करने वाली पार्टीज के साथ हम चल सकते हैं, ताकि हमें मजीद वोट्स मिल सके, मजीद सीटें इलेक्शन में मिल सकें। तो ये जिस तरह हमने पहले सेगमेंट में बात की, जरदारी साहब की जो सियासी हिकमत अमली का ये पार्ट है कि एथनिक पॉलिटिक्स करने वाली पार्टीज को भी एक पॉजिटिव सिग्नल दिया जाए, और साथ ही साथ इंटरनेशनल सिग्नल भी ये दिया जाए कि जनाब हम अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है और हम गेम खुल गई है और ऑल यानी कि ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, और हम एक किसी हद तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए इस्टेब्लिशमेंट के से मुख्तलिफ बयानियां भी बनाएंगे, ताकि उसकी बेसिस पे हम वो स्पेस गेन कर सकें जो कि पीटीआई ने करने की कोशिश की थी, ताकि थोड़े बेहतर हमें नताइज हासिल हो सके। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुल्की मफादात के मामलात वाले से और सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज करना चाहिए, और जो नैरेटिव है वो इसी पर ज़्यादा बिल्डअप करना चाहिए कि आवाम के लिए उनके पास क्या कुछ है। डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त पर ब्रेक का। वेलकम बैक जी। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान का सफ़र अपने अख्तिताम के तकरीबन करीब पहुंच चुका है। आज ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच खेला पाकिस्तान ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़, और इससे पहले ही सारी कैलकुलेशंस कर ली गई थी रन रेट को देखते हुए। इक्वेशन कुछ यूँ थी कि पाकिस्तान के पास आज दो रास्ते मौजूद थे। पहला तो ये कि अगर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमारी टीम पहले बैटिंग करती तो कम से कम 300 रन बनाने होते और 287 रन के मार्जिन से इंग्लैंड को आउट करना होता। अब ये ऑप्शन उस सूरत में वैलिड होती अगर हम टॉस जीतते, मगर क्योंकि हम टॉस हार गए और इंग्लैंड ने पहले बैटिंग ले ली, तो इस सूरत में इंग्लैंड को 50 रन के अंदर आउट करना था, जो हमारे बॉलर्स नहीं कर सके। फिर 338 रन का टारगेट मिल गया हमें, और फिर बैटर्स को 50 रन 2 ओवर्स और 5 गेंदों पर हासिल करके सेमीफाइनल में जगह बनानी थी। और क्योंकि इसमें से एक भी चीज़ नहीं हो सकी, पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ द सेमीफाइनल्स। नजमुल साकिब साहब, अगर मगर जोड़ तोड़ कुदरत का निज़ाम कुछ भी काम नहीं आया। मैं रमीन आपकी, राव साहब की और अपने प्यारे दोस्त सैयद मोहम्मद अली की इजाज़त से एक सवाल करना चाहता हूं और एक सीधी सी बात करना चाहता हूं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। जी जी सर, इजाज़त है। सब दे दें इजाज़त। क्यों राव साहब? जी बिल्कुल। देखिए जी, सवाल मेरा ये है कि हम ये क्यों समझते हैं कि कुदरत का निज़ाम जो है वो सिर्फ हमारे लिए ही बना है, और ये सवाल मेरा पूरी अपनी कौम के साथ है। हम ये क्यों समझते हैं? अब नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा कि कुदरत का निज़ाम देखिए कि कुदरत का निज़ाम ये है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ अफगानिस्तान का मैच है, और मैं और राव साहब इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि अफगानिस्तान एक बड़े मार्जिन से जीतेगा, और अचानक कुदरत का निजाम आता है ऑस्ट्रेलिया के हक में। हाँ। और ग्लेन मैक्सवेल एक ऐसी इनिंग्स खेलता है जो किसी हॉलीवुड के अगर डायरेक्टर को भी दी जाए ना, वो कहेगा नहीं यार इस तरह की ये नहीं, ये नाकाबिले यकीन है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को ये यकीन दिलाना है कि कुदरत का निजाम जो है वो बाकी लोगों के लिए भी हो सकता है काम कर रहा हो। और कुदरत का निज़ाम उस वक्त ये था कि अफ़गानिस्तान
सेमीफाइनल में नहीं जाएगा और वो नहीं गया। और इस चीज की जो आपको इनडायरेक्ट वाकेरियस खुशी मिली है वो अपनी जगह पे है। अब आते हैं सीधी सी 2-3 बातें जी। देखिए सीधी सी बात है कि अफगानिस्तान से आपका हारना बनता नहीं था। एग्जैक्टली। सीधी सी बात है कि न्यूजीलैंड से जीतना आपका नामुमकिन था, वो मुमकिन हो गया। सीधी सी बात है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी ओवर्स में मोहम्मद वसीम ने 2-3 यॉर्कर करने थे, उसने नहीं किए। सीधी सी बात है कि वर्ल्ड कप के दौरान आपकी मैनेजमेंट इस्तीफा नहीं देती, इंजमामुल हक स्टेप डाउन नहीं करते, आपके स्कैंडल आपके पीछे भूतों की तरह नहीं होते और आपके दिमाग में होता है कि पता नहीं मेरी तनख्वाह का क्या होगा, हिसाब किताब क्या होगा, ये आप वर्ल्ड कप के दौरान नहीं करते। ये सीधी सी बात है। सीधी सी बात है कि बाकी टीमें भी खेलने आई थी, वो कुछ समोसे पकौड़े बेचने नहीं आई, उन्होंने भी खेलना था। फिर एक और सीधी सी बात है कि जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो अगर सेमीफाइनल नहीं कर सका, बल्कि बड़ी मुश्किल से वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कर रहा है, तो ये गेम है, इसको गेम समझ के भी तो लें। अगली सीधी सी बात कि जो रैंकिंग आपकी वर्ल्ड कप में उतरने से पहले थी, वही रैंकिंग लगभग इस वक्त, जबकि 4 आउट हो चुके हैं, रिजवान अभी आउट हुआ है और मुश्किल से लगता है कि 285 280 तक आप पहुंच सकेंगे, तो वही रैंकिंग आपकी रहेगी। इसमें मसला क्या है? आपने ये क्यों तसव्वुर कर लिया? आपने ये क्यों तसव्वुर कर लिया कि पाकिस्तान जो है उसका शाहीन अफरीदी चलेगा और हारिस रऊफ कुश्तों के पुश्ते लगा देगा और उसामा जो है वो पता नहीं क्या कर देगा। सीधी सी बात। दो सीधी बातें और रह गई जी। एक बात ये है कि ये वर्ल्ड कप है, इसके बाद भी दुनिया कायम रहेगी। ये सीधी सी बात है कि T20 का भी चैंपियनशिप आनी है। और अगर आप हिंदुस्तान की बात करते हैं कि जी वो जीत गया, तो मुझे वो 10 विकेटों वाली भी बात याद करानी है आपको कि हिंदुस्तान से हम 10 विकेटों से उस यानी T20 में जीते थे। 2017 में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें हमने पहले हिंदुस्तान से हारे और बाद में फाइनल में उनको हराया था। आखिरी सीधी सी बात, मेरी एक ही टीम है, मेरे पास अगर ऑप्शन होती तो मैं दूसरी टीम के साथ यानी होता कि जी चलो इसने तो कुछ नहीं किया, इसने तो हमें दुआओं पे लगा दिया। जब भी आता है इस तरह का मौका हमें दुआओं पे लगा देते हैं। मेरे पास टीम ही एक है, मेरे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, तो मैंने तो ये हारेगी जीतेगी, हार जाने पे भी अजीज रही, बिल्कुल हार जाने पे भी अजीज रही मेरी लश्कर की सब सिपाह मुझे। तो मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ये कहना चाहता हूं मैं अपनी तरफ से कि आप हार के आए हैं, जीत के आए हैं, आप वापस आइए और अगली दफा जब भी कोई टूर्नामेंट हो तो जरा थोड़ा सा प्लानिंग के साथ जाएं, थोड़ा सा टीम बन के दिखाएं और मैनेजमेंट जो है वो जो आपके चेयरमैन हैं जरा को खुदा का खौफ करें। मेरा पूरा पाकिस्तान इस पे लगा होता है कि हमने जीतना है और यकीन कीजिए कि अगर ये 3-4 फैक्टर जो मैंने गिनवाए हैं इन पे अगर आपने काबू पा लिया, पाकिस्तान की टीम को कोई नहीं हरा सकता। और ये भी एक सीधी सी बात। बेशक बेशक। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।